हेलो एवरीवन, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं इंटीग्रल क्लासेस। आज वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर को। इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको भी 6 आउट ऑफ 6 लाना है इस चैप्टर से तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बेसिक पॉइंट से, नंबर से। तो नंबर्स हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को बोला जाता है। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग नेचर को देखें और वहां से काउंट करना स्टार्ट किए। नेचर यानी कि ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स को देखना स्टार्ट किया और वहां से काउंट करना स्टार्ट किए। कैसे काउंट किए? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में ही हम क्या कर देते हैं? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूरा नंबर क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनाइट तक ये नेचुरल नंबर था हमारा। इसमें हम क्या किए? बस जीरो को इंक्लूड कर दिए तो ये क्या बन गया? होल नंबर बन गया। इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ये होल नंबर के ही फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ होल नंबर ही होता है। इसमें लेकिन तीनों टाइप के नंबर्स पाए जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव, तीनों ही नंबर्स होंगे। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से, है ना। तो ये हमारे पास इधर जो 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इन्फानाइट तक नंबर्स है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इधर नेगेटिव वाले को क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर नेक्स्ट पेज में। रेशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर लिख पा रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। जहां पे पी क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अभी देखिए ना, इंटीजर्स, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वाले जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यू क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? इसको हम लोग नोट करके लिख सकते हैं। तो क्यू क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को, एनी नंबर को अगर हम क्या करते हैं? जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या पता है कि इसका कुछ आंसर नहीं आता है, यानी कि ये नॉट डिफाइंड होता है ना। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। बट अगर हम क्या करें, यहाँ पे जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? जीरो ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्यू जीरो नहीं होता, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ आंसर ही नहीं पता चलेगा। तो आंसर नहीं पता चलेगा यानी अभी तक डिफाइंड ही नहीं है ना। नेक्स्ट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखिए। मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्यू रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर का, है ना। कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यानी डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। पी क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्म है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स के। तो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 7/3 हो गया। तो ये क्या है? पी है, क्यू है, 7 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। तो ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर हो गया। ऐसे अगर हम बोले 4, 4 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी कि ये भी रेशनल नंबर होगा। और एग्जाम्पल नेगेटिव नंबर्स का भी ले सकते हैं, -3 डिवाइडेड बाई 4। तो देख लो, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स है, तो ये भी होगा। फिर और क्या लिख सकते हैं? 0.2। अगर हम डेसिमल वाले नंबर में देखें तो 0.2 क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है? इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में? तो चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो ये क्या होगा हमारा? जीरो डेसिमल हटाएंगे तो 1 डिजिट है तो 1 के साथ 1 जीरो आएगा। तो इसको कट कर देंगे तो 2 1 2, 2 5 10। तो 1/5। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। इसके बाद डेसिमल नंबर के लिए हमें याद रखना है ना, अगर कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होता है यानी रुका हुआ डेसिमल नंबर है तो वो क्या होगा?
रेशनल नंबर होगा। या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अगर रुका हुआ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बट रिपीटिंग है, तो हो जाएगा। जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं टर्मिनेटिंग वाले में, जैसे ये वाला था 0.2, 0.3, है ना, ऐसे लिख लिए 0.78, तो ये टर्मिनेटिंग है, रुका हुआ है ना, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, और ये सारे रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। और सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, जैसे हम 0.3333 लिख दें, ऐसे 0.33 बढ़ता जा रहा है, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है 0.3 के ऊपर में बार, बार लगा हुआ है यानी बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3, जो कि हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो बस आपको देख के पहचानना है कि ये रेशनल होगा या इरेशनल, तो उसको पता करने के लिए बस नोट पॉइंट मैंने डाला है। अगर रुका हुआ है, टर्मिनेटिंग है, तो रेशनल नंबर होगा। अगर नहीं रुका है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो भी रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। जो रेशनल नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल होता है। मतलब कि रेशनल में हम लोग क्या देख रहे थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे थे रेशनल नंबर्स को, बट इरेशनल नंबर को हम क्या कर नहीं पाएंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, रूट टू हो गया, रूट 3 हो गया, ये सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाएंगे, है ना। रूट 5 हो गया, ऐसे ही पाई का वैल्यू हो गया, है ना, एटीसी एटसेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट पाई का वैल्यू हमें याद रखना है नोट करके। पाई तो हमारा क्या होता है, पाई का वैल्यू तो हम यूज करते हैं क्या, 22/7। बट 22/7 ये जो है ये अप्रोक्स वैल्यू है ना, ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो क्या होता है, पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो होता है 3.1415, एंड ऐसे करके बढ़ता रहता है, ये ना ही रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट होता है ना। तो ये क्या है, ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू है, ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू। तो ये एक्यूरेट वैल्यू जो है ये ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट करता है। तो अगर हमें इरेशनल नंबर पहचानना है फॉर डेसिमल नंबर के लिए, तो अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने पिछले पेज में रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को देखा। इस पेज में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल। अगर हम कोई दो रेशनल नंबर लें, दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन फाइंड करते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलता है रिजल्ट में, रेशनल नंबर ही मिलता है, एक्सेप्ट जीरो डिवाइड वाले में, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आइदर रेशनल और इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं और दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट में, या तो रेशनल नंबर मिल सकता है या तो इरेशनल नंबर मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ले ले रूट 2 और प्लस कर दे इसमें हम लोग दूसरा नंबर ले लेते हैं 3√2, तो क्या हो जाएगा, 2√2 एंड 3√2 टोटल हो जाएगा 4√2। तो हमें क्या मिला, सम करने से क्या मिला, इरेशनल नंबर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें रेशनल आ जाए, तो रूट 2 पहला नंबर ले लेते हैं और दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं -√2 और दोनों को सम कर देते हैं। तो रूट 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 2 में रूट 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ऐसे ही हम लोग डिफरेंस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का एक एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको। रूट 2 ले लिए, इसको कर दिए रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल गया, रूट 6। तो रूट 6 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। एक रेशनल नंबर के लिए एग्जाम्पल ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला ले ले रूट 2 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 2√2, तो क्या होगा, रूट टू मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो 2, और ये 2 तो पहले से था तो 2, 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 4 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने सम और प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल से समझा दिया कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। डिफरेंस एंड डिवीजन के लिए आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। अगर हम दो नंबर लें, पहला तो रेशनल ले ले, दूसरा इरेशनल ले ले, और दोनों का सम या डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या मिलने वाला है, इरेशनल मिलने वाला है।
तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, है ना। अगर हम दो नंबर लेते हैं, पहला तो नॉन जीरो रेशनल और दूसरा इरेशनल, यहाँ पे याद रखना है कि इसमें नॉन जीरो लेना है, जीरो से लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो रेशनल ही हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे नॉन जीरो नंबर लेना है, रेशनल नंबर, और एक इरेशनल कोई भी ले सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट या डिवीजन फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, हमें इरेशनल नंबर मिलता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चारों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। रियल नंबर, रियल नंबर इस चैप्टर का नेम है। देखिए रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर कंबाइंड सेट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। यानी कि अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर को मिक्स कर दें और एक बड़ा सा सेट बना दें मर्ज करके, तो उस नंबर को बोला जाएगा रियल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इसका अनदर डिफिनेशन भी होता है। अगर हम रियल नंबर लाइन लेते हैं, इस रियल नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स लाई करते हैं उस सब भी नंबर को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 ये तो है ही, अगर इसके बीच वाले नंबर्स को भी हम अगर यहाँ पे ले लेना, जैसे यहाँ पे बीच में क्या होता है 2.5, तो 2.5 भी क्या है, रियल नंबर है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक √2 भी ले लें, √2 इसके बीच में आता है, √2 है ना, 1.414 ऐसे करके बढ़ता है वह नंबर, तो ये क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। तो हमारे पास दोनों डिफिनेशन है, दोनों में से कोई भी डिफिनेशन को हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर्स को समझने के लिए हम देखते हैं डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम देखते हैं। पहला हम लोग देखे क्या, नेचुरल नंबर देखे ना। नेचुरल नंबर क्या होता था, काउंटिंग नंबर होता था 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। अब नेचुरल नंबर में हम क्या कर दिए थे, केवल जीरो इंक्लूड कर दिए थे। तो बस नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर दिए, तो हमारे पास जो ये ब्लू कलर का सेट बन गया, इसको क्या बोले, होल नंबर। इसके बाद ये होल नंबर में ही क्या कर दिए, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिए, तो क्या बन गया हमारे पास, इंटीजर। फिर जितने भी पी बाई क्यू वाले फॉर्म वाले नंबर्स थे उस सबको क्या बोला गया, रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये सारे भी क्या है, रेशनल नंबर हैं। फिर हम लोग देखें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये अलग सा सेट है। और ये दोनों को मर्ज कर देंगे, इरेशनल और रेशनल को मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रियल नंबर का सेट बन जाएगा, है ना। तो ये रियल नंबर है पूरा, जिसमें रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है, दोनों ही नंबर्स आ रहे हैं। और इसमें इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे ही नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट नंबर के लिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इवन नंबर, इवन नंबर वे सारे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो सारा नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, 0 भी हो सकता है, 0 भी 2 से डिविजिबल है, -4, -6 नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो 1 हो सकता है, 3, 5, फिर -5 भी हो सकता है, -7, 9, 11। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। तो ये हमारी स्पीड को बढ़ा देगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो कोई भी नंबर लेंगे तो वो क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा कंप्लीटली। सेकेंड के लिए हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर कोई नंबर है हमारे पास जैसे 368, अगर हम यहाँ पे पूछे कि 2 से ये डिवाइड हो पाएगा, तो लास्ट डिजिट केवल चेक करना है, 8 है यानी ये डिवाइड हो पाएगा। अगर हम दूसरा नंबर ले लें जैसे 529 ले लेते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड के लिए, 3 नंबर के लिए, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर ले लें एग्जाम्पल में 729, ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो हमें बस क्या करना है, ये सारे डिजिट्स का सम करना है। अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 + 2 + 9, ये कितना होगा, 7 2 9 9 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। अगर नहीं डिविजिबल होगा तो वो 3 से भी नहीं डिविजिबल होगा। 4 के लिए, 4 के लिए क्या चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं क्या वो 4 से डिविजिबल है। तो इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 1912, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो बस ये लास्ट का 2 डिजिट देखना है, कौन सा, 1 2 12। 12
4 3 जा 12 होता है, यानी कि ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 5 नंबर के लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, 5 के लिए क्या देखना पड़ता है हमें, लास्ट डिजिट देखना पड़ता है, 0 या 5 होना चाहिए उस नंबर में लास्ट डिजिट, तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले तो 385, क्या 385 5 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट डिजिट देखना है 5 है, यानी कि हाँ ये डिवाइड हो सकता है। दूसरा नंबर अगर और ले ले तो 870, 870 क्या 5 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट देखे 0 है, यानी ये भी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 के लिए। 6 के लिए हमें देखना पड़ता है वो क्या नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो बस 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। 7 के लिए देखें तो क्या करना पड़ता है, डबल करते हैं लास्ट डिजिट को और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है रिमेनिंग नंबर से। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें 532, 532 क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट डिजिट लेंगे, इसको डबल करेंगे, 2 था तो 2 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर क्या है 53, 53 से माइनस कर देंगे तो 53 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 49, तो 49 7 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 के लिए ये अप्रोच हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट 8 के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट 3 डिजिट्स को देखते हैं, अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो सारा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम नंबर ले ले 17016, तो ये क्या 8 से डिविजिबल है, तो हमें बस लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, यानी कि 016, यानी कि 16, 8 2 जा 16 होगा, यानी ये डिविजिबल है, यानी कि ये सारा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 9 है, 9 के लिए क्या देखते हैं हम लोग, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 के लिए देखें तो उसे 9 का भी होता है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे नंबर ले ले क्या 738 ले लें, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समेशन करते हैं डिजिट्स का, 7 प्लस 3 प्लस 8, 7 प्लस 3 प्लस 8 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 क्या 9 के टेबल में आता है, आता है, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा 9 के टेबल में आएगा, यानी 9 से डिविजिबल होगा। 10 के लिए हम लोग देखते हैं, 10 के लिए बस क्या देखना है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल ले तो क्या ले सकते हैं 10180, यहाँ पे बस हम देखें कि लास्ट डिजिट 0 है, यानी ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे बस 0 देखना है लास्ट डिजिट में। 11 के लिए देखते हैं, 11 के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है, किसका, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड पोजीशन एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन पोजीशन। वो अगर 0 आ रहा है या डिविजिबल हो रहा है 11 से, तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम ले ले कितना 50259, अगर ये नंबर हम ले लेते हैं और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स करेंगे ऑड पोजीशन का, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑड पोजीशन का सम होगा 5 प्लस 2 प्लस 9, है ना, तो 5 प्लस 2 करेंगे 7, 7 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 16, और इसका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ इवन डिजिट से। अगर इवन डिजिट्स देखें तो 0 और 5, 0 और 5 कितना हो जाएगा 5, तो बस डिफरेंस फाइंड कर लो, 16 माइनस 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि 11 क्या है 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा नंबर और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम दूसरा नंबर ले लें यहाँ पे 71918, अगर ये पूछे ये डिविजिबल है तो हमें क्या करना है ऑड प्लेस वाला बस सम करना है। 8 9 17, 17 एंड 7 कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 24, तो 24 आ गया। अगर इवन प्लेस वाला का सम करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 24 माइनस 2 डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों का, तो आ जाएगा हमारे पास 22। 22 क्या 11 के टेबल में आता है, 11 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये भी नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर अच्छे से समझना है तो उससे पहले हमें फैक्टर्स समझना होगा। फैक्टर्स होता क्या है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को क्या कर पाते हैं, डिवाइड कर पाते हैं कंप्लीटली। तो ऐसा कोई भी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर पाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमें अगर फाइंड करना है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, तो इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर पाएगा, 1 भी डिवाइड कर पाएगा, 2 भी डिवाइड कर पाएगा, 3 भी डिवाइड कर पाएगा, 4 नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 6 कर पाएगा। तो 1 2 3
एंड 6 क्या है, इसके फैक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं। ऐसे ही और एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। फैक्टर्स ऑफ 14 निकालना है, तो 14 का फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो क्या-क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 से डिविजिबल है एंड 14 से डिविजिबल है। तो ये तीनों क्या होंगे? 14 के फैक्टर्स होंगे। और देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 1 अगर देखिए तो 1 किससे-किससे डिवाइड हो सकता है? तो 1 केवल एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 ही से, है ना? तो इसका केवल एक ही फैक्टर होता है 1। ठीक है? तो हमें फैक्टर समझ में आ चुका है, तो नेक्स्ट हम लोग प्राइम नंबर्स देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं ग्रेटर देन 1, है ना? नेचुरल नंबर होना चाहिए 1, 2, 3, 4 से इनफिनाइट तक वाले नंबर्स, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए और इसके पास क्या होगा? दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, है ना? इसके पास केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या-क्या फैक्टर्स होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ खुद होना चाहिए। तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। एग्जांपल के लिए देखें तो हम लोग क्या-क्या देख सकते हैं? 2, 2 क्या है? प्राइम नंबर है क्योंकि इसके पास 2 ही फैक्टर है। या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद से ही डिवाइड हो सकता है ना? तो ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। वैसे ही हम लोग और देख सकते हैं 3 हो गया। 3 भी 1 से डिविजिबल है या 3 खुद से ही डिविजिबल है। इसके बाद हो जाएगा 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19 ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, है ना? तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, ऐसे नंबर्स जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है? तो यहाँ पे 2 नंबर से डिविजिबल होगा प्राइम नंबर, एक तो 1 से डिविजिबल होगा और एक खुद से ही डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? ये भी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, ग्रेटर देन 1 ही वाला नंबर होगा, यानी 1 से बड़ा नंबर होगा, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर। इस एग्जांपल के लिए देखिए तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। 4 के पास टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से और 4 से। तो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही हम लोग और नंबर्स ले सकते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 12, ऐसे करके हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं? कंपोजिट नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या-क्या बात याद रखना है? ये 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ये याद रखना है। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और ये 4 जो है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। तो ये याद रखना है। अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बोले तो 10 हो जाएगा और स्मॉलेस्ट प्राइम 2 डिजिट वाला बोले तो 11 हो जाएगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 या मोर देन 2 नंबर्स होते हैं दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये दोनों या 2 से अधिक नंबर्स के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। केवल 1 ही एक ऐसा फैक्टर होगा कॉमन जो दोनों में आएगा। ठीक है? जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे हम ले सकते हैं 3, 5, है ना? अगर हम 3 का फैक्टर निकालें, 5 का फैक्टर निकालें तो दोनों का कॉमन फैक्टर देखें, यानी दोनों में जो प्रेजेंट हो, तो केवल 1 ही ऐसा नंबर मिलेगा जो दोनों का फैक्टर आएगा, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं हम लोग 3 और 5 को डिवाइड करने वाला नंबर केवल एक ही होना चाहिए जो कि 1 होना चाहिए। 3 और 5 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें 7 एंड 11 ये भी को-प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 और 11 केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसे ही और देखना चाहे तो 3, 4 ले लिए। 3 और 4 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। ऐसे 3 नंबर्स के लिए भी देख सकते हैं 3, 4, 5। तो ये तीनों नंबर क्या होंगे? को-प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि तीनों ही नंबर केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे को-प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। अगर आपको भी बहुत सारा को-प्राइम नंबर्स लिखना है तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो कि ये है, एनी 2 और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज बी को-प्राइम। अगर कोई भी हम 2 या 2 से अधिक क्या ले लें? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लें, 2 या 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना? जैसे कि यहाँ पे मैंने लगातार वाला नंबर्स लिए हैं 3, 4। तो 3, 4 क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो ये को-प्राइम है। ऐसे हम कोई भी अगर ले लेना, जैसे कि यहाँ पे और ले सकते थे हम लोग 7, 8 ले लिए, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गया, या -3, -4 ले लिए, है ना? तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, -4, -3। ये कंसेक्यूटिव यानी लगातार वाले इंटीजर्स है। ऐसे ही और नंबर ले सकते हैं 7, 8, 9। तो ये हमेशा क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको अगर को-प्राइम नंबर्स बहुत सारा लिखना है तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा को-प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ये क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, यानी कि हमेशा सेम नंबर मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है चेंज, बट ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ले ले कंपोजिट नंबर लेना है, तो अगर हम यहाँ पे कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 24, ठीक है, तो अगर हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कर सकते हैं आसानी से। तो 24 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर देंगे और फैक्टराइज तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, फिर 3 1 जा 3। तो हम यहाँ पे 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर पावर में लिखना चाहे तो पावर में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 है तो 2 का पावर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 का पावर 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे जो ये प्राइम नंबर्स मिले हैं ये यूनिक है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे चाहते तो 24 को और दूसरे तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते थे, जैसे हम 3 से कर लेते हैं। 3 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा। तो यहाँ पे ऑर्डर तो चेंज हो रहा है बट हमें सेम नंबर मिल रहा है। देखो 2 1 2 3 मिला, 2 1 2 3 मिला, 3 1 पीस मिला, इसमें भी 3 1 पीस मिला। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, बट ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर दूसरा भी हो सकता है। तो ये बस समझाना चाहता है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। इस पे बेस्ड हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 टू द पावर n को चेक करना है, क्या कभी ये एंड हो सकता है डिजिट 0 से, है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब n के प्लेस पे अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो ये क्या एंड हो सकता है 0 से। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसका एंड डिजिट 0 होता है वो क्या होता है, 10 होता है। अगर हम 10 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो हमें प्राइम फैक्टर्स क्या-क्या मिलते हैं, 2 मिलता है, 5 मिलता है। तो ये हमें पता चल गया कि अगर हमें एंड डिजिट 0 लाना है तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इफ 6 टू द पावर n एंड्स विथ 0 देन इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स, है ना। अगर 6 टू द पावर n को एंड होना है 0 से तो उसके पास 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम देखें 6 टू द पावर n को प्राइम फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है, 6 को 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा। तो इसके पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, टू द पावर n है तो n लगा दिए। अब ये पावर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर केवल हमारे पास 2 आया है, 3 आया है। सो दैट 2 एंड 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n। और हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है ना। तो ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। तो हमें पता है कि ये यूनिक होता है तो केवल 2 और 3 ही क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर्स होगा, 5 तो है नहीं। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 से, ठीक है। तो हैंस 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो ये 0 से कभी भी एंड नहीं होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर देखे थे हम लोग, डिवाइड करने वाला नंबर, कॉमन यानी जो भी गिवन नंबर्स रहेंगे सभी को डिवाइड करने वाला नंबर, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। यानी कि हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ही क्या होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे अगर हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाए 6 एंड 12 का, तो हम लोग बता सकते हैं 6 एंड 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, यानी दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। तो दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 6 होगा। 6 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा। 6 से छोटे वाले नंबर्स भी हैं, 3 भी हैं, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा वाला क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एचसीएफ हमें फाइंड करना है 30
और 50 का। तो 30 और 50 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 10। तो 10 क्या होगा? ये दोनों का एचसीएफ होगा। ये तो छोटे-छोटे नंबर्स थे तो हम आसानी से क्या कर पा रहे थे? एचसीएफ फाइंड कर पाए थे। लेकिन हम बड़े नंबर्स में क्या करेंगे? तो बड़े नंबर्स के लिए होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बड़े-बड़े नंबर्स हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइज करते हैं नंबर्स को और एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते हैं विथ लीस्ट पावर लेते हैं। ठीक है? तो सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लेंगे और कौन-सा पावर लेंगे? स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट पावर लेंगे। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइज़ करेंगे, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइज़ करते हैं यहाँ पे 480 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे और 720 का। 480 का फर्स्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 240, फिर 2 से फैक्टराइज़ करेंगे तो 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15, फिर 3 के टेबल में जा सकता है 15 तो 3 5 सा, फिर 5 1 जा 5। तो ये हो गया और 720 का भी प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर लेते हैं हम लोग। 720 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 360, 2 180, 2 90, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 1 जा। तो हमें क्या करना है इसको पहले तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। 480 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ? 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? 2 का पावर 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। 720 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 720 को लिख सकते हैं 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना? तो 2 4 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। तो 2 हो जाएगा 4 टाइम्स और 3 हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू 5 हो जाएगा 1 टाइम्स। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स लेने। कॉमन यानी दोनों में जो फैक्टर्स होंगे, है ना? तो 2 3 5 तीनों ही दिखाई दे रहा है तो तीनों को ले लेते हैं। 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए। ठीक है? तो कॉमन फैक्टर्स 2 3 5 था। विथ क्या लेने वाले हैं? लीस्ट पावर। तो 2 का सबसे छोटा पावर कौन सा है? 4। फिर 3 का सबसे छोटा पावर कौन सा है? 1 और 5 का तो सेम पावर है तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 का पावर 1 करेंगे 3 और 5 का पावर 1 करेंगे 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, 48 5 जा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 240। तो 240 क्या होगा? एचसीएफ होगा। ऐसे ही और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स होंगे ए और बी और ये ए बी कैसे हैं? ये ए हमें पता है ए जो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी जो है ये कौन-सा नंबर है? एक्स वाई क्यूब है। और हमें ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे एक्स वाई जो है ये प्राइम नंबर्स है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो देखो एक्स एक्स दोनों में दिखाई दे रहा है, वाई वाई दोनों में दिखाई दे रहा है। तो एक्स भी ले लिए, वाई भी ले लिए, विथ लीस्ट पावर लेना पड़ता है एचसीएफ में। तो इसका एक्स का यहाँ पे लीस्ट पावर क्या है? 1, यहाँ पे है 3 तो लीस्ट कौन सा होगा? 1। ऐसे यहाँ पे y का पावर है 2, y का पावर है 3, लिस्ट कौन सा है? 2 वाला है तो 2 ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है और इससे पहले वाले का आंसर क्या था? 240 था। नेक्स्ट एलसीएम के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में आने वाला, कॉमन मल्टीपल यानी गिवन नंबर्स के मल्टीपल में आने वाला और लीस्ट यानी सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर्स के मल्टीपल में आता हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल। मल्टीपल को टेबल भी बोल सकते हैं, टेबल में आने वाला ऑफ द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स के मल्टीपल में आने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है? एलसीएम होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं एलसीएम ऑफ अगर हमें निकालना है किसका? 6 एंड 12 का। तो 6 के टेबल में और 12 के टेबल में यानी 6 के मल्टीपल में एंड 12 के मल्टीपल में आने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो ये क्या होगा? 12 ही होगा। ठीक है? क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 12। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं जो पीछे एचसीएफ में लिए थे। तो अगर हमें निकालना है 30 और 50 का एलसीएम तो निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? 30 के टेबल में और 50 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर दोनों के टेबल में आने वाला क्या होगा?
150 होगा, क्योंकि 35 जा करेंगे तो 150 आएगा और 53 जा करेंगे तो 150 आएगा। इससे बड़े-बड़े नंबर्स भी आएँगे जो दोनों के मल्टीपल में आते होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर लेना है। तो छोटे नंबर्स में तो हम आसानी से फाइंड कर पाएँगे देखकर ही, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए यूज़ करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स लेते हैं विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है? तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स को लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स लेते थे, बट एलसीएम में सारे ही फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं हाईएस्ट पावर के साथ में। उसमें लीस्ट पावर था, इसमें हाईएस्ट पावर है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना है, सेम पीछे वाले नंबर को ले लेते हैं, 480 का और 720 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग पीछे वाले पेज में फैक्टराइज कर चुके थे, 480 को फैक्टराइज किए थे तो क्या आया था, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। और 720 को फैक्टराइज किए थे तो हमारे पास क्या आया था, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे ही फैक्टर्स लेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। तो बस ये तीनों ही हैं, तो तीनों को ले लेते हैं, 2, 3 एंड 5 विथ हाईएस्ट पावर लेंगे ना। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। यानी सेम ही है, तो यानी 1 ही होगा। 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 32। 3 का पावर 2 करेंगे यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 5 जा 45, 32 इंटू 45। 45 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 135 एंड 4 14 और 0। तो 1440 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा किसका किसका, 480 का और 720 का। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले सकते हैं जो पीछे वाले नंबर में लिए थे। अगर हमें एलसीएम निकालना है ए और बी का, ए नंबर का और बी नंबर का, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए नंबर हम लोग क्या लिए थे जो पीछे वाले नंबर में लिए थे, एक तो था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या था, एक्स वाई क्यूब, ठीक है? तो ये दोनों का एलसीएम निकालना है। तो ये एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे हम बता दिए हैं कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में तो ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, सारे फैक्टर्स को लेने पड़ेंगे। तो एक्स है और वाई है, तो हम एक्स ले लिए और वाई ले लिए, और हाईएस्ट पावर लेना है। तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3, और वाई का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि ये दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखने वाले हैं एचसीएफ, एलसीएम एंड गिवन टू नंबर्स के बिटवीन। तो अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो ए एंड बी, देन हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के, है ना? तो एचसीएफ एलसीएम निकालो गिवन नंबर्स का और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, हमेशा क्या होगा, इक्वल नंबर आएगा। इसका यूज कैसे करते हैं, इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। एचसीएफ 420 189 का गिवन है 21, देन फाइंड करना है एलसीएम 420 189 का। तो इसके लिए सॉल्व कर ले, तो ये वाला रिलेशनशिप यूज कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ 420 एंड 189 इंटू एलसीएम ऑफ 420 एंड 189, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के इक्वल होगा, यानी 420 एंड 189 के इक्वल होगा। हमें एचसीएफ तो गिवन ही है, कितना है एचसीएफ, 21। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं 21। हम क्या करना है, हमें करना है एलसीएम फाइंड 420 का और 189 का, तो इसका यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 420 इंटू 189। यहाँ से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, 21 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 420 189 का इक्वल टू 420 इंटू 189 डिवाइड में हो जाएगा 21। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कट कर लेंगे। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 0 का 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 का 0 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 1 17, 2 1 जा 2 1 3, 3780, है ना? तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, मतलब एलसीएम ऑफ 420 189 3780 होगा। इसके बाद नोट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट ये पता होना चाहिए हमें, एचसीएफ जो होता है ये ऑलवेज फैक्टर होता है एलसीएम का। अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं और दोनों नंबर का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम का फैक्टर होगा। जैसे कि अगर हम एक इस एग्जांपल को समझा देते हैं, एचसीएफ निकालते हैं हम लोग जैसे 6 का और 24 का।
तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम अगर निकालेंगे 6 का 24 का, तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो 6 जो है ये फैक्टर होगा, यानी 6 जो होगा 24 को आसानी से डिवाइड कर पाएगा। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। ये नोट पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब एचसीएफ निकालेंगे कब एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है मेरे पास, इसका यूज करेंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट गिवन नंबर जो क्वेश्चन में है उसके है, तो वहां पे हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, है ना। एचसीएफ कब निकालते हैं, जो भी रिक्वायर्ड आंसर जो है, जो सबसे छोटा नंबर होगा क्वेश्चन में उससे कम निकालना है, तब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और एलसीएम कब निकालते हैं, जब हमारा जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो छोटे वाले नंबर से, जो भी गिवन नंबर होगा सबसे छोटा वाला, उससे कोई बड़ा नंबर हमारा आंसर आने वाला है, तब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, है ना। तो ये दोनों कैसे यूज करते हैं इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो हम यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया। इसके अराउंड क्या करते हैं, यहाँ पे दो पर्सन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। तो यहाँ पे सोनिया 18 मिनट्स में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट्स में एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड 18 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड 12 मिनट्स। तो और ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं। तो ये हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है सोनिया, यहाँ पे है रवि, ठीक है। और दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है, मीट अगेन। तो यहाँ पे सोनिया को कितना लगता है, एक राउंड मारने में 18 मिनट्स लगता है। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट्स लगता है। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर ले लेना है। सबसे छोटा नंबर है 12। क्या 12 मिनट्स में सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच सकती है, नहीं। तो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों को मिलाना है तो दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो रवि क्या करेगा, फर्स्ट राउंड में मारेगा तो 12 मिनट्स में यहाँ पहुंच जाएगा, बट सोनिया 12 मिनट्स में कहाँ रहेगी, इस आसपास में रहेगी, क्योंकि टोटल सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट्स लगता है। यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है वो 12 से तो बड़ा ही होगा। अगर हम यहाँ पे 12 से बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है क्योंकि 12 से बड़ा नंबर रिक्वायरमेंट हमारा है। तो एलसीएम निकालते हैं 18 एंड 12 का। तो इसके लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा 18 को। यहाँ पे हम 18 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 9 3 3 जा 3 1 जा। फिर 12 है, 12 को भी फैक्टराइज कर लें। 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। एंड 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, यानी 2 है 3 है, दोनों प्राइम फैक्टर्स को लेना पड़ेगा और विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 का पावर 2 है एंड 3 का हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 का पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 3 का पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 4 9 से कितना हो जाएगा, 36 मिनट्स। तो ये दोनों 36 मिनट्स बाद दोबारा कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 36 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। A dining hall has a length of 825 centimeter, breadth 675 centimeter, and height of 450 centimeter. What is the length of the longest unmarked ruler that can exactly measure the three dimensions of the hall? तो यहाँ पे हमारे पास डाइनिंग हॉल है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है सबसे लंबा अनमार्क्ड रूलर का, जिससे कि हम ये तीनों को मेजर कर पाएंगे, लेंथ को भी, ब्रेथ को भी और हाइट को भी मेजर कर पाए। यानी तीनों डायमेंशन को मेजर करने वाला हमें क्या चाहिए, एक अनमार्क्ड रूलर चाहिए, सबसे लंबा, है ना, लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर चाहिए। तो अगर ये तीनों को मेजर कर पाएगा, ये तीनों नंबर्स को मेजर कर पाएगा, तो ये कैसा नंबर होगा, ये तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 450। 450
के इक्वल हो सकता है या इससे छोटा ही नंबर होगा जो कि मेजर करने वाला होगा हमारे पास ना, क्योंकि हमें रूलर चाहिए तो छोटा ही लेंगे जो कि तीनों को मेजर कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या है, छोटा वाला है। यानी हमें जब छोटा नंबर निकालना रहता है, यानी कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द होल, क्या होगा, एचसीएफ होगा तीनों का। तो यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 825 को फैक्टराइज कर ले, लास्ट में 5 है तो 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, फिर 5 6 जा 30, फिर 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे 5 से फिर से जा सकता है तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर 3 से जा सकता है तो यहाँ से 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 11 1 जा 11। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और 675 का भी कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। फिर लास्ट हमारे पास 450, 450। 5 से कर लेते हैं, 5 से अगर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 0 का 0। फिर यहाँ पे 5 से करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 8 18। फिर 2 से कर सकते हैं 9 हो जाएगा। 3 से कर सकते हैं 3 3 ज़ा, फिर 3 से कर सकते हैं 1। तो हमारे पास ये तीनों नंबर्स आ गए। तीनों नंबर्स को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया है, तो 5 का पावर 2, 3 का पावर 1, 11 का पावर 1। तो ऑर्डर में लिख लें, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 एंड 11 का पावर 1। फिर 675, 675 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 एंड 5 का पावर 2, 3 का पावर 3 एंड 5 का पावर 2। और हमारे पास 450, 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है, 5 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 इनटू 5 का पावर 2। हमें पता है एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं जो तीनों में हो, है ना। कॉमन यानी तीनों में प्रेजेंट वाला। तो 3 3 3 प्राइम फैक्टर्स तीनों में है तो 3 ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा 5 5 5 तीनों में दिखाई दे रहा था तो 5 भी ले लिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं। तो 3 का लीस्ट पावर कितना है, 1 एंड 5 का लीस्ट पावर कितना है, सब में तो 2 ही 2 है तो 2 ही होगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 का पावर 1 3 एंड 5 का पावर 2, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 25, 75 सेंटीमीटर। तो हमें 75 सेंटीमीटर का रूलर लेना पड़ेगा। सबसे लंबा यही होगा जो ये तीनों डायमेंशन को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रूफ ऑफ एन इरेशनल नंबर। इस पेज में हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखने वाले हैं। इससे पहले हमें एक थ्योरम सीखना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। p हमारा प्राइम नंबर है, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये याद रखना है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है तो p a को भी डिवाइड कर पाएगा। इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। p प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे a का स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 36। 36 अगर 2 से डिविजिबल है यानी 2 36 को डिवाइड कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है, लास्ट में 6 है तो 2 क्या कर पाएगा, 6 को भी डिवाइड कर पाएगा। तो हाँ ये भी कर पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर नंबर में देखें तो इफ 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स 6। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग समझ सकते हैं। इसके लिए आगे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, है ना। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में है प्रूव करना है रूट टू को इरेशनल। अब इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हम लोग अज्यूम करते हैं और उसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं। तो इसलिए हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, रूट टू इरेशनल प्रूव करना है तो इसलिए हम लोग रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल नंबर, अज्यूम कर लिए। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये क्या होगा, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाएंगे। यहाँ पे पी क्यू इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ए बी क्या है, को प्राइम नंबर है ना। तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख ले, क्योंकि पहले हो सकता है ये ऐसे लिखा हुआ होगा 14/8, है ना। अगर यहाँ से हम कट कर दें तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है
अगर कट हो गया तो ये क्या हो गया, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 4, तो 7/4 क्या हो जाएगा, ये A/B के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे ए बी क्या है, को प्राइम नंबर है, यहाँ पे पी क्यू क्या था, को प्राइम नंबर नहीं था। को प्राइम नंबर देखे थे ना, ऐसा नंबर जो केवल 1 से ही डिविजिबल होगा और बाकी किसी से नहीं डिविजिबल होगा, है ना, यानी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 वाला नंबर। तो √2 को हम A/B के फॉर्म में लिख लिए, वेयर ए बी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला थ्योरम अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, √2b इज इक्वल टू ए। देन अब क्या करने वाले हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होने वाला है, √2b का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। हम पिछले पेज में इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, √2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी को कंटिन्यू करते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2 का 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड कर सकता है। तो इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई कर लिए हैं। अब अगर 2 ए को डिवाइड करेगा, ए को अगर 2 डिवाइड करेगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेट से वो नंबर होगा सी, है ना। अगर यहाँ पे 6 रहता, 6 अगर 2 को डिवाइड करता तो हमारे पास आता 3, लेकिन यहाँ पे ए है तो इसलिए हम वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं। अगर ए 2 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास लेट से सी नंबर मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2c। देन हम फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरम अप्लाई करना है तो स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, 2c का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर। ए का तो यूज कर चुके हैं पिछले वाले में, और हम क्या नंबर लिए थे, ए और बी नंबर लिए थे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के हेल्प से इसको चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 के हेल्प से ए स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या करेंगे, 2b स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। हमें क्या करना है, ए और बी को प्राइम नंबर माने हैं ना, उसको हमें क्या करना है, रोंग साबित करना है, रोंग प्रूफ करना है। देन वहां से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगा और हम प्रूफ कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 को उधर 2 बोलते हैं, 4 को उधर शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई था उधर गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बी स्क्वायर को यहाँ पे अब 2 डिवाइड कर पा रहा है तो 2 क्या कर पाएगा, बी को भी डिवाइड कर पाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, है ना। तो बी को भी डिवाइड कर पाएगा, 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड कर पाएगा। तो वो थ्योरम का यूज इसमें भी कर लिया। नेक्स्ट इधर कर लेते हैं हम लोग। तो क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 ए को भी डिवाइड कर पा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 बी को भी डिवाइड कर पा रहा है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे 2 ए और बी दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 से 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, है ना, या 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो 2 क्या कर पा रहा है, ए और बी दोनों ही को डिवाइड कर पा रहा है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि अगर डिवाइड कर पा रहे हैं ए और बी को तो 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो जो भी डिवाइड कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ए और बी का फैक्टर क्या है, 2 है। बट ए और बी हम क्या अज्यूम करके चले थे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन था, केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए जो कि 1 ही हो सकता है। यहाँ तो 2 भी आ गया फैक्टर, है ना। यानी कि यहाँ से ये साबित हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ये को प्राइम नंबर तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग क्या अज्यूम किए थे,
प्राइम नंबर एज्यूम किए थे। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे रॉन्ग अजम्पशन लिए थे, है ना? देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, ना? यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं जो हम लोग अज्यूम किए थे वो क्या था, गलत था, है ना? हमें रूट टू को रेशनल नंबर अज्यूम नहीं करना चाहिए था, अज्यूम किए इसलिए हमें ये मिला है। देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से किए हैं, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं क्या रूट टू क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो हम लोग हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको। क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है किसका, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 10, है ना? और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4। ये पिछले पेज में मैंने बताया हुआ है। तो हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे 10 और 4 का तो क्या आ जाएगा, तो हमें पता है एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। तो 10 एंड 4 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 20। 10 टू जा एंड 4 5 जा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम प्राइम फैक्टराइज करके भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे 10 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 5 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5। फिर 4 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 10 का प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 इंटू 5, और 4 का प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे तो 2 का पावर 2। तो एलसीएम में क्या लेते हैं, सारे फैक्टर्स को लेते हैं। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स दिखाई दे रहा है, 2 एंड 5 विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 ही है, तो 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 4, और 5 का पावर 1 5। तो 4 5 का कितना आ जाएगा, 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो दोनों तरीका है, दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। Question number 2. Let a and b two positive integers such that a is equal to p to the power 3 q to the power 4, b is equal to p to the power 2 q to the power 3, where p and q are prime numbers. If HCF of AB p to the power m and q to the power n and LCM of AB p to the power r q to the power s, then find the value of m plus n and r प्लस एस। तो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे दो नंबर्स है ना, एक तो ए है, दूसरा बी है। ए कितना गिवन है, पी टू द पावर 3 एंड क्यू टू द पावर 4, और बी जो है ये क्या है, पी टू द पावर 2 है और क्यू टू द पावर 3। यहाँ पे पी क्यू क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, यानी यहाँ पे ये नंबर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स के प्राइम फैक्टर्स किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे ए और बी का तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ अगर ए और बी का निकालेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं इससे। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, यानी जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो पी भी है क्यू भी है तो दोनों ले लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, और इसका लीस्ट पावर क्यू का लीस्ट पावर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ ए बी हमें गिवन था कि किसके इक्वल है, ये इक्वल है पी टू द पावर एम और क्यू टू द पावर एन के। तो यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं ना। अगर यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा एम के प्लेस पे 2, और एन के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 3। सिमिलरली हम एलसीएम निकाल लेते हैं ए और बी का, क्योंकि ए बी का एलसीएम गिवन है हमारे पास। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑल फैक्टर्स लेते हैं। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स है हमारे पास, पी और क्यू, प्राइम फैक्टर्स केवल दो ही है विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखे तो पी का हाईएस्ट पावर है 3, क्यू का अगर हाईएस्ट पावर देखे तो 4। तो यहाँ पे एलसीएम भी गिवन था हमारे पास, ए बी का एलसीएम कितना है, पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एस। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो आर किसके इक्वल है, 3 के, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और एस किसके इक्वल है, 4 के, तो ये 4 हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है। क्या निकालना था, m प्लस n, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करके निकालना है r प्लस एस के साथ। तो m का वैल्यू पुट कर दे 2, n का वैल्यू 3, r का वैल्यू है 3, और s का वैल्यू कितना है, 4। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5, 3 4 कितना हो जाएगा, 7, 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ एलसीएम ऑफ x18 इज 36, एचसीएफ ऑफ x18 इज 2, देन फाइंड x, है ना। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, और दोनों नंबर में से एक नंबर पता है 18 है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप वाला यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप देखे थे ना एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स में, तो ये वाला यूज कर लेंगे। तो हमें पता है एचसीएफ किसका किसका, x का और 18 का, और एलसीएम भी पता है हमें इसका, x का और 18 का। ये किसके इक्वल होगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, x इंटू 18 के इक्वल होगा। तो एचसीएफ का वैल्यू पता है हमें कितना है 2, तो 2 पुट कर लेते हैं। एलसीएम का वैल्यू भी पता है कितना है 36, 36 पुट कर लेते हैं। हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, x निकालना है तो ये 18 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो x कितना होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो एसर्शन क्या गिवन है हमारे पास, एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। क्या एचसीएफ अगर हम निकालते हैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का, तो हमेशा 2 मिलता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना। तो अगर हम एचसीएफ निकालें किसका, दो लगातार इवन नेचुरल नंबर्स का, है ना। तो अगर 2 ले ले और 4 ले ले, तो ये दो क्या है, लगातार इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 एंड 4 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 ही होता है। ऐसे ही और थोड़ा बड़ा नंबर लेके देख लें, कंसेक्यूटिव लेना, अगर हम 16 लेंगे तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 18 होगा, इवन नेचुरल नंबर, है ना। तो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर ये भी है। तो अगर हम इसका क्या निकालें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड करने वाला क्या होगा, 2 ही होगा। 2 ही से ये दोनों डिवाइड हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल लिए, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स ले सकते हैं। हमेशा हमें क्या मिलने वाला है, 2 एज अ एचसीएफ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट एसर्शन है। सेकेंड रीजन देख ले, इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2। हाँ, इवन जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, डिविजिबल होता है 2 से, वो नेचुरल रहे या कोई भी नंबर रहे। तो ये भी करेक्ट है। बट क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है एसर्शन को, उसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया है, ये डिवाइड होता है 2 से। एचसीएफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी assertion रीजन का क्वेश्चन है। तो assertion है हमारे पास 2 प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो चेक कर लेते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 रूट थ्री एंड रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो रूट थ्री को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन रूट थ्री को हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 2 को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रूट थ्री, और रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, रूट थ्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट रूट कैंसिल आउट 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा, और ये नंबर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें तो रूट है ही, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये तो इरेशनल है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। रीजन देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो हमें पता है अगर दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं इरेशनल नंबर का, तो हमेशा इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। पिछले पेज में हमने एग्जांपल्स में देखा था ना, रेशनल इरेशनल नंबर जिसमें देखा था, उसमें मैंने बतलाया था प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है। तो ये वाला तो नहीं होगा, यानी कि हमारा केवल क्या होगा, एसर्शन ए करेक्ट होगा, और रीजन आर क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एसर्शन गिवन है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, देन देयर एलसीएम इज 40। तो हमें चेक करना है, अगर एचसीएफ दो नंबर का गिवन है 5, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी अगर हम यहाँ पे 2 नंबर ए और बी ले, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है कितना, 150। तो यहाँ पे बोला गया है देन एलसीएम क्या 40 आएगा। तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है ना। तो ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं हम लोग। एचसीएफ गिवन है 5, हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही पता है 150, यहाँ पे लिख लिया 150, और यहाँ से हम एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या 40 आता है। अगर 40 आ रहा है तो एसर्शन हमारा करेक्ट होगा। तो
एलसीएम कितना आ जाएगा 150, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 5 से हम कट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एलसीएम, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 0 का 0, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है 30, है ना। लेकिन यहाँ तो एलसीएम कितना है 40 है, यानी कि एसर्शन ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। रीजन देखें, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये स्टेटमेंट सही है, हाँ है। यानी रीजन तो हमारा करेक्ट है, लेकिन ये रीजन जो है ये इसे करेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर कुछ और ही आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल एसर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The HCF of 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 238. Find the value of m. हमें m का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, HCF गिवन है ये टू नंबर्स का, किसका किसका, 85 का और 238 का। ये दोनों का HCF कितना गिवन है, m के फॉर्म में गिवन है 85m माइनस 238। तो हम क्या करते हैं, अलग से इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 85 को कर लें तो 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 1 जा 17। ऐसे हम क्या कर लेंगे, 238 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 238 तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। फिर यहाँ पे ये 7 से हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, और ये 17 से 17 1 जा 17। हमारे पास क्या हो जाएगा, 85 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 7, 5 इंटू 17, और 238 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 70। तो हमें क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाल लें। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लेते हैं, इसमें हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स केवल एक ही है यहाँ पे हमारे पास, 17, है ना। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, केवल एक ही होगा 17। तो 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85m माइनस 238। हम बस इसे सिंप्लीफाई करके m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस 238 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस 238 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85m। फिर 17 प्लस 238 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 255 इज इक्वल टू 85m। इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो 85 क्या है, m के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उसको उधर ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो 255 डिवाइडेड बाई 85। तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम कैंसिल आउट करें कैसे कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो ये 17 टाइम्स में चला जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 5 जा 5 1 जा 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। तो m का हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। National Art Convention got registrations from students from all parts of the country, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 108 students are interested in handicrafts. नेशनल आर्ट कन्वेंशन को क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है स्टूडेंट्स का पूरे कंट्री से, जिसमें से 60 स्टूडेंट क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं म्यूजिक में, 84 स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं डांस में, एंड 108 स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में। For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं वो उनकी इच्छा क्या है, उनका विश ये है कि कम से कम ग्रुप बनाए जाए, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाया जाए, और ईच ग्रुप में क्या होना चाहिए, सेम आर्ट फॉर्म वाले बच्चे होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, और ईच ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो पहला हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। सेकेंड है नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप्स बनेंगे, म्यूजिक वाले में कितने ग्रुप्स बनेंगे, डांस वाले में कितने ग्रुप्स बनेंगे, और हैंडीक्राफ्ट्स वाले में कितने ग्रुप्स बनेंगे। थर्ड है हमारे पास, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। तो हमें कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हम ईच ग्रुप को एक एक रूम दे रहे हैं, एक
ग्रुप को अगर एक रूम अलॉट किया जा रहा है तो कितना रूम्स रिक्वायर्ड होगा वो बतलाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सब पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 60। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बतलाना चाहते हैं इस ग्रुप में कितना होगा, तो 60 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। तो 60 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा तो बन नहीं पाएगा, है ना। तो 60 से कम वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो हमें पता है 60 से अगर कम लेना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना पड़ेगा हमें, एचसीएफ निकालना पड़ेगा तीनों नंबर का। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेंगे किसका, 60 का, 84 का और 108 का। तो यहाँ पे हम लोग 60 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 60 को करें प्राइम फैक्टराइज तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 230, फिर 2 से कर लेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 सा, फिर 5 से करेंगे तो 5 बन जाए। फिर दूसरे नंबर को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, दूसरा नंबर है हमारे पास 84, 84 को करेंगे 242, 2 से कर लेंगे 21, फिर 2 से कर लेंगे 7, 7 बन जा 7, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, है ना, 3 7 जा 21। फिर नेक्स्ट 108 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या था, 60। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ये वाला। फिर हम 84 को भी लिख सकते हैं ना, तो 84 को भी लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। 108 को भी लिख लें सिमिलरली, 108 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 3 3 3। तो 2 और 3 जो है दोनों में है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स है 2 एंड 3 विथ लीस्ट पावर। तो अगर 2 का लीस्ट पावर देखे तो 2 ही होगा, और 3 का अगर लीस्ट पावर देखे तो लीस्ट क्या है, छोटा वाला 1 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 4 और 3 का पावर 3। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। यानी कि ईच ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इस ग्रुप में, 12 होंगे। सेकेंड हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, पहले म्यूजिक वाला का निकालते हैं। अगर एक ग्रुप में अगर 12 स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60, तो हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक निकालते हैं म्यूजिक के लिए ना। तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे, टोटल है हमारे पास 60 स्टूडेंट्स, और ईच ग्रुप में है अगर 12, तो 12 से डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे, 5। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या क्या निकालते हैं, डांस के लिए निकाल लेते हैं। डांस के लिए निकालेंगे तो डांस में कितने हैं, टोटल है 84 स्टूडेंट्स, और उसमें से ईच ग्रुप में कितने होंगे, 12। तो टोटल कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 12 इंटू 7, है ना। तो 7 जा, तो टोटल 7 ग्रुप्स बनेंगे डांस वाले के। हैंडीक्राफ्ट्स वाले का भी निकाल लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स वाले में टोटल कितने बच्चे हैं, 108, 108 है, और ईच ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स है, 12, 12 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। टोटल कितने बन जाएंगे, 9। थर्ड में हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। अगर एक ग्रुप को एक रूम रिक्वायर्ड हो रहा है, अलॉट हो रहा है, तो टोटल कितने नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड कितना होगा, जितना टोटल ग्रुप बना होगा ना, क्योंकि एक को तो एक ही रूम मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 प्लस 9। 5 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर ये है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? हमारे पास क्या है, दो नंबर है, दोनों नंबर का रेशियो पता है 2:3। तो हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है तो हम नंबर्स ले सकते हैं ना। तो नंबर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, रेशियो में है यानी 2:3 है, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहला नंबर लेंगे 2x और दूसरा नंबर क्या लेंगे, 3x। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, लेट द नंबर बी 2x एंड 3x। दोनों का एलसीएम कितना गिवन है हमारे पास, 180, है ना। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों नंबर का। अगर हम एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, 2x का, और दूसरा नंबर हमारे पास कितना है, 3x का, तो वो कितना आ जाएगा, दोनों नंबर का एलसीएम हमारे पास है 180, है ना। तो अगर हम एलसीएम निकाल सकते हैं ना, एलसीएम
दो नंबर क्या क्या है हमारे पास, पहला तो है 2x, दूसरा तो है 3x। तो दोनों ही क्या है हमारे पास, फैक्टर्स में तो है ही ऑलरेडी। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या लेते हैं, सारे ही फैक्टर्स लेते हैं। तो हमारे पास 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और x भी दिखाई दे रहा है। तो तीनों ले लेंगे, तो 2 × 3 × x, ये क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा। ये 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ले लिए हैं। 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग x निकाल लें, 6 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 से कैंसिल आउट कर दे, 6 3 ज़ा तो कितना हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 30। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो अगर हम एचसीएफ निकालें किन दोनों का, एचसीएफ अगर हम निकालेंगे 2x का, दो नंबर हम लोग क्या क्या लिए थे, 2x एंड 3x। तो हमें पता है, तो 2x और 3x में एचसीएफ के लिए क्या लेना पड़ता है, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं ना, ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स देख रहे हो, तो x x दोनों में केवल कॉमन क्या है, x ही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x होगा, यानी कि x हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितना आएगा 30। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 30। 30 हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. It is given that root 5 is irrational number. हमें क्या करना है, 3 plus 2 root 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। जैसे इसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। 3 plus 2 root 5 को a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a और b क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, है ना। तो a और b ऐसे नंबर होंगे जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है। अगर 3 प्लस कुछ करके गिवन है, या प्रोडक्ट में नंबर है, या डिवाइड में कोई नंबर है और कुछ ऐसा नंबर्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को एक साइड रखते हैं, बाकी नंबर को एक साइड कर लेते हैं, रूट वाले को एक साइड और बाकी वाले नंबर को एक साइड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 3 को फर्स्ट उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। फिर 2 √ 5 इधर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a-3b/b। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a-3b/2b। तो √5 हमें क्या गिवन था, ये तो इरेशनल नंबर है। और हमें पता है a बाई बी क्या था, रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर के साथ कोई भी हम क्या करें, सम करें, डिफरेंस फाइंड करें, प्रोडक्ट करें या डिवीजन करते हैं, तो हमें रेशनल ही नंबर मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सिंस √5 तो जो है ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है। यानी कि इरेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे तो इक्वल हो रहा है, यानी कि ये जो हम अज्यूम किए थे वो हमारा गलत था। तो सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवर एजम्पशन, जो हम अज्यूम किए थे, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हम अज्यूम किए थे वो क्या था, वो गलत था। इसलिए तो रेशनल इरेशनल इक्वल आ जा रहे हैं ना, ये तो होता नहीं है। इसलिए हमारा क्या हो गया, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन से ये जो नंबर है 3 प्लस 2 √ 5 क्या प्रूव हो जाएगा, इरेशनल इज, ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, इरेशनल नंबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत छोटा सा रहता है प्रूफ करना, ये ज़्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू √2 √3 वो वाला। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सीरीज भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।